नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक ये है अनुच्छेद 20 के बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये हमारा चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम राजस्थान से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सब का वीडियो लेके आते हैं। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी के हम टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है साथियों, तो आप एक बार हमारा चैनल विजिट कीजिए और हमारे सारे वीडियो देखिए। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, आज अपन बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है और ये किससे संबंधित है, इसके बारे में आज अपन बात करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को अपराध के मामले में मनमानी सजा बचाने के लिए 3 महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध या अन्यायपूर्ण तरीके से दंडित न किया जाए। ठीक है साथियों, ये अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से दंडित नहीं किया जाए। ठीक है साथियों, अब देखते हैं क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। अनुच्छेद 20 नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों दोनों पर लागू होता है। ठीक है साथियों, ये भारतीयों और विदेशी नागरिक दोनों पे ये लागू होता है। अब है अनुच्छेद 20 में कौन कौन से 3 संरक्षण हैं। इसमें है पूर्वव्यापी दंडात्मक कानून से संरक्षण, जो अनुच्छेद 20(1) के अंडर है। ठीक है साथियों, और इसमें दूसरा क्या है, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड से संरक्षण। ये कौन से में है, ये है अनुच्छेद 20(2) में है ये। ठीक है साथियों, अब ये है तीसरे में क्या, देखो, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने से संरक्षण प्रदान करता है। ये है अनुच्छेद 20(3) में। अब आगे अपन इन सब को डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20(1) की। अपन इसका उदाहरण भी समझेंगे। ठीक है, कैसे किस तरीके से ये लागू होता है, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहो तो पॉलिटी के मैं कंप्लीट नोट्स लेके आऊँगा, आप क्लास देख के आप नोट्स भी बना सकते हो हमारे। ठीक है साथियों, अब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप देख लो। अगर आपके काम का जब भी वीडियो आए वो आपके सिलेबस में है, अगर आपके सिलेबस में है तो आप उसको आराम से पढ़िए साथियों। ठीक है, कंप्लीट जानकारी रहेगी अगर अनुच्छेद तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो अनुच्छेद की तो ये जितने भी वीडियो हैं सारे देखो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, और एकदम अच्छे तरीके से एकदम पॉइंट टू पॉइंट उदाहरण के माध्यम से डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, और आसानी से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। और आप मुझे कमेंट करके उसे बताना कि अगर किसी प्रकार की कोई वीडियो में कमी है, कहीं पर कोई आपको दिक्कत है, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 20(1) में क्या है, देखो, पूर्वव्यापी दंडात्मक कानून से संरक्षण प्रदान करता है। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो उस समय अपराध ही नहीं था जब वह कार्य किया गया था। इसी प्रकार यदि अपराध करने के बाद कानून बदल कर सज़ा बढ़ा दी जाए तो पुरानी घटना पर नई और अधिक कठोर सज़ा लागू नहीं की जा सकती है। अब देखो साथियों, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि आज झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है। ठीक है साथियों, झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है, और अब ये 2027 में अगर अपराध हो जाए तो आज किसी ने झूठ बोला है तो वो उस बात के लिए उस पर 2027 में मुकदमा नहीं कर सकता है। ठीक है साथियों, और अब देखो, अगर आज किसी जैसे चोरी करने की सज़ा आज 1 साल है और भविष्य में इसको बढ़ाकर 3 साल कर दी जाए, जैसे 2027 में इसको 3 साल कर दिया गया, तो अगर किसी चोर ने आज चोरी की है तो आज जो नियम है उसके हिसाब से ही उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है साथियों, ऐसे नहीं कि वो कानून चेंज होते हैं वो उसको 3 साल की सज़ा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अब अपन देखो, इनको उदाहरण के माध्यम से भी आगे समझेंगे। ठीक है साथियों, अब उदाहरण देखते हैं अपन एक। मान लीजिए वर्ष 2025 में किसी कार्य करने की कोई सज़ा नहीं थी। ठीक है साथियों, और वर्ष
वर्ष 2026 में सरकार ने नया कानून बनाने के लिए उसे अपराध घोषित कर दिया। अब किसी व्यक्ति को 2025 में किए गए उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है साथियों, मैंने आपको पहले एक बात बता दी थी, एक उदाहरण से समझा दिया, अब एक और समझा देता हूँ आपको। ठीक है साथियों, मान लीजिए 2025 में चोरी की अधिकतम सज़ा 3 वर्ष थी। ठीक है साथियों, और 2026 में कानून बदलकर 7 वर्ष कर दी गई। यदि किसी व्यक्ति ने चोरी 2025 में की है तो उसे 3 वर्ष से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती है। ठीक है साथियों, समझ गए। अब महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, यदि नया कानून अभियुक्त के हित में हो, जैसे सज़ा कम कर दे, तो उसका लाभ दिया जा सकता है। ठीक है साथियों, अब ये है कि जैसे ये 3 साल है, अगर 2026 में बढ़ाकर उसको 1.5 साल कर दिया गया तो अब ये व्यक्ति पे लागू हो सकता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं, देखो परीक्षा हेतु कुछ मुख्य तथ्य। अनुच्छेद 20(1) एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अपराध के समय जो कानून लागू था उसी के अनुसार व्यक्ति को सजा होगी। ठीक है साथियों, बाद में बने कठोर कानून को पिछली घटना पर लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है साथियों, अब है अनुच्छेद 20(2), ये क्या है, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें क्या है अपन देखते हैं। 20(2) क्या कहता है, अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है साथियों, इस सिद्धांत को डबल जियोपार्डी द्वितीय दंड निषेध कहा जाता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं डबल जियोपार्डी का, इसका अर्थ क्या है। डबल का 2 बार, जियोपार्डी का दंड या मुकदमे का खतरा, अर्थात एक ही व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति पर बार बार मुकदमा चलाकर उसे 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है साथियों, अब उदाहरण एक के माध्यम से अपन समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की, ठीक है, उस पर मुकदमा चला। ठीक है साथियों, एक व्यक्ति ने चोरी की, उस पर मुकदमा चला। ठीक है, न्याय ने उसे दोषी मानकर 2 वर्ष की सजा दे दी। ठीक है, अब उस चोरी के मामले में उस व्यक्ति को दोबारा मुकदमा चलाकर फिर से सजा नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये 20(2) का उल्लंघन होगा। ठीक है साथियों, अब इसको उदाहरण से अपन समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने हत्या के मामले में न्यायालय में दोषी ठहराकर सजा दे दी तो उस हत्या के लिए उस व्यक्ति को फिर से मुकदमा चलाकर दूसरी बार सजा नहीं दी जा सकती है। अब अनुच्छेद 20(2) कब लागू होगा, देश संरक्षण तभी मिलेगा जब निम्न 2 शर्तें पूरी होगी। उसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो, न्यायालय द्वारा दंड दिया जा चुका हो। ठीक है साथियों, यदि केवल जांच हुई है या मुकदमा चल रहा है लेकिन दंड नहीं हुआ है तो अनुच्छेद 20(2) लागू नहीं होगा। अब कब लागू नहीं होगा ये अपन बात देख लेते हैं। अनुच्छेद 20(2) कब लागू नहीं होगा, विभागीय कार्यवाही। यदि किसी सरकारी कर्मचारी पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है और बाद में उस मामले में आपराधिक मुकदमा चलता है तो यह डबल जियोपार्डी नहीं माना जाएगा। अपन उदाहरण से इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एक सरकारी कर्मचारी ने सरकारी धन में गबन किया, मान लेते हैं उसने राम मंदिर में गबन कर दिया। साथियों, आप अपनी इस मुद्दे पे कमेंट करके मुझे राय है उससे बताएं। जो अभी ये राम मंदिर में चोरी का मामला चल रहा है इस पे आप अपनी कमेंट कीजिए। देखो साथियों, बोला गया है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों की जाएगी भाई, उन्होंने जो चोरी की है, जो हमारे संविधान में जो चोरी का दंड है वो दंड दीजिए उनको। और साथियों, ये कोई सबकी मिली भगत है मेरे हिसाब से तो। साथियों, मुझे तो बड़ी अजीब सी घटना है। क्या है, हर मंदिर में चोरी होती है, मेरा ये मानना है, हर मंदिर में चोरी होती है, देश के हर मंदिर में। बस ये थोड़ा सामने आ गया, बाकी के सामने नहीं बातें सामने नहीं आती। मंदिर में पैसे चढ़ाना ही गलत है, क्या मतलब है पैसे चढ़ाने का, कभी चढ़ाने भी नहीं चाहिए मंदिर में पैसे, ये फिजूल की चीज़ है, का अच्छी चीज़ नहीं है। मंदिर में पैसे देना मतलब सबसे गलत काम है ये मेरे हिसाब से तो साथियों। और आपकी जो राय है वो मुझे अवश्य कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप मुझे ये भी बताएं कि आप मंदिर में पैसे चढ़ाते हो या नहीं चढ़ाते हो, क्या मतलब है। चलो ठीक है, टॉपिक से भटक थोड़ा। अब देखो, पहले विभाग ने उसे नौकरी से निलंबित कर दिया, बाद में उसी मामले में न्यायालय में अपराधी मुकदमा चला। अनुच्छेद 20(2) का उल्लंघन नहीं है। ठीक है साथियों, क्योंकि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मुकदमा अलग अलग प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अलग अलग अपराध, यदि एक घटना में 2 अलग अलग अपराध बने हैं तो अलग अलग कानूनों के तहत कार्यवाही हो सकती है। अब उदाहरण से समझते हैं कैसे हो सकती है, एक ही घटना में 2 अपराध कैसे हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना कर दी, इस पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही हो सकती है।
और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो भारतीय दंड संहिता या वर्तमान कानून दंड कानून के तहत भी उस पर मुकदमा चल सकता है। ठीक है साथियों, यदि अपराध अलग अलग है तो अनुच्छेद 20(2) का संरक्षण नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20(2) का उद्देश्य। एक ही अपराध के लिए बार बार मुकदमा चलाने से बचना, न्यायिक उत्पीड़न रोकना और निष्पक्षीय न्याय सुनिश्चित करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये हैं 20(2) के उद्देश्य। अब 20(1) और 20(2) में फ़र्क क्या है साथियों, अपन ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, पूर्वव्यापी दंडात्मक कानून से संरक्षण करता है, ठीक है, और अपराध के समय लागू कानून के अनुसार ही सज़ा दिलवाता है ये। और पोस्ट फैक्टो लॉ है इसमें। अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है? एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड से संरक्षण करता है और एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। और ये क्या है? डबल जियोपार्डी। परीक्षा हेतु कुछ अपन मुख्य तथ्य देख लें। अनुच्छेद 20(2) डबल जियोपार्डी, द्वितीय दंड निषेध। एक ही अपराध के लिए 2 बार से अधिक मुकदमा या दंड नहीं किया जा सकता है। यह संरक्षण तभी मिलेगा जब पहले न्यायालय द्वारा दंड दिया जा चुका हो। विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मुकदमों के साथ साथ चल सकते हैं, इसे डबल जियोपार्डी नहीं माना जाएगा। ठीक है साथियों। अनुच्छेद 20(3) क्या है? स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनाने से ये संरक्षण प्रदान करता है। अब ये कैसे क्या? देखो, अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 20(3) के अनुसार यदि किसी भी अपराध में आरोपी को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनाने के लिए बाध्य किया जाएगा, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को अपराध का आरोपी है तो पुलिस या कोई अन्य प्राधिकारी उसे जबरदस्ती अपने विरुद्ध बयान देने के लिए, अपराध स्वीकार कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, ये कौन से कानून में लिखा है? ये अनुच्छेद 20(3) में लिखा हुआ है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका देखो अर्थ क्या है? सेल्फ यानी स्वयं, इंक्रिमिनेशन का अपने ऊपर अपराध सिद्ध करवाना, अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 3 का उद्देश्य क्या है? 20(3) का उद्देश्य क्या है? अपराधी को मौन रहने का अधिकार है, की रक्षा करता है, जबरन स्वीकारोक्ति को रोकता है, निष्पक्षीय न्यायालय सुनिश्चित करता है, पुलिस द्वारा दबाव, धमकी या यातना देकर बयान लेने से सुरक्षा प्रदान करना। अब उदाहरण देख लेते हैं इनके 2 एक। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी का आरोप किया है, पुलिस उसे कहती है यदि तुमने चोरी नहीं मानी तो तुम्हें मारेंगे या प्रताड़ित करेंगे। यदि पुलिस दबाव डालकर अपराध स्वीकार कराती है तो 20(3) का उल्लंघन होगा। और अब उदाहरण 2 देख लेते हैं क्या है? यदि न्यायालय में आरोपी कहता है मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे विरुद्ध साक्ष्य बन सकता है, तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। ठीक है साथियों, ये उदाहरण आप थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आपको ये चीज़ें आप कभी भूलोगे नहीं। अगर आप 2 बार भी आपने क्लास से देख ली तो आप अच्छे से याद हो जाएगा आपको। क्या पुलिस कोई भी जानकारी नहीं ले सकती है? ले सकती है। अनुच्छेद 20(3) के अर्थ यह नहीं है कि आरोपी पुलिस की सहायता ही नहीं करेगा। जो बात उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे स्वयं अपराधी सिद्ध करने के लिए कहलवाई जाए, केवल उन्हीं से संरक्षण मिलता है। किन बातों का? देखो, किन बातों पर यह संरक्षण लागू नहीं होगा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निम्न चीज़ों का ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। अंगुलियों के निशान, अगर पुलिस ने आपसे मांगे हैं तो आप मना नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं देंगे, अंगुलियों के आपको निशान देने पड़ेंगे। और ये उसमें नहीं है कि आप इससे सेल्फ क्रिमिनेशन में, उसमें सेल्फ में इसमें इनक्रिमिनेशन साबित हो जाएगा इसमें। और ये हस्तलेखन का नमूना भी आपको देना पड़ेगा, इसके लिए भी आप मना नहीं कर सकते। हस्ताक्षर का नमूना देना पड़ेगा, आवाज़ का नमूना देना पड़ेगा, रक्त का नमूना देना पड़ेगा, DNA का नमूना देना पड़ेगा, क्योंकि ये भौतिक साक्ष्य है, न कि व्यक्तिगत द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य हैं। ठीक है साथियों। अब उदाहरण के लिए, यदि पुलिस किसी आरोपी को फिंगरप्रिंट लेती है तो अनुच्छेद 3 का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन यदि पुलिस उसे मार पीट कर चोरी स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है तो अनुच्छेद 2-3 का उल्लंघन होगा। ठीक है साथियों। अब यह संरक्षण किन्हें मिलता है? अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण केवल आरोपी को, अक्यूज्ड पर्सन को मिलता है। यदि किसी व्यक्ति पर अभी तक कोई अपराध या आरोप नहीं है तो वह इस अनुच्छेद का लाभ नहीं ले सकता है। ठीक है साथियों। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था, वो क्या था? इसके बारे में न्यायालय निर्णय था, उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। देखो, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज काठीकालू ओगढ़, ये क्या है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आप फिंगरप्रिंट देना होगा, हस्तलेखन देना होगा और हस्ताक्षर देने होंगे। स्वयं के विरुद्ध ये साक्षी बनना नहीं है, इसलिए इन्हें लेने के लिए
अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं होगा। अब देखते हैं 20(2) और 20(3) में अंतर क्या है। 20(2) क्या कहता है, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा, डबल जियोपार्डी, मुकदमे और दंड से संबंधित है। और अनुच्छेद 3, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए इंसान को बाध्य नहीं किया जा सकता, सेल्फ इंक्रिमिनेशन बयान और साक्ष्य से संबंधित है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 20(3) में स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने का संरक्षण देता है और यह अधिकार केवल आरोपी एक्यूज्ड पर्सन को प्राप्त है। जबरन अपराध स्वीकार नहीं करवाया जा सकता है। फिंगरप्रिंट, डीएनए, रक्त हस्तलेखन आदि लेना इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है। और ये काठी कालू ओगड़ 1961 इस विषय का प्रमुख निर्णय है। अब अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 20 एक नज़र में। इसमें 3 बातें हैं, 3 बातें आपको याद रखनी है। उदाहरण मैंने आपको बता के समझा दिया है ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए, आप कभी भूले नहीं। और आप चाहो तो इन सब का नोट्स भी लिखने हैं। देखो 20(1) क्या कहता है, पूर्वव्यापी दंडात्मक कानून से संरक्षण। और 20(2) क्या कहता है, एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को दो बार दंड से संरक्षण प्रदान करता है। और 20(3) क्या कहता है, अब स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने से व्यक्ति को संरक्षित करता है ये। तो इसी के साथ ये अपनी क्लास कंप्लीट होती है। तो धन्यवाद साथियों। वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इंतज़ार करें अगले वीडियो का।